कंपनीज एक्ट 2013 कहाँ लगता है? पूरे भारत में लगता है। कमेंसमेंट में क्या बात है, तो सेक्शन 1 आया फोर्स में, उसके बाद बाकी नोटिफिकेशन आते गए। एप्लीकेशन किस पे है? जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे पब्लिक लिमिटेड हो। फिर ऐसी कंपनीज जो इंश्योरेंस के बिजनेस में है वो भी कवर होंगी। फिर ऐसी कंपनीज जो बैंकिंग के बिजनेस में है वो भी कवर होंगी। जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूट करती है उन पे भी लगेगा। जो स्पेशल एक्ट से चल रहे हैं उन पे भी लगेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर किसी और को नोटिफाई कर रखा है तो उस पर भी लगेगा। यानी काम की बात एक चीज हमें क्या समझ में आ रही है कि सर हो सकता है जैसे बैंकिंग कंपनी, तो बैंकिंग कंपनी पे ये जरूरी नहीं एक ही एक्ट लगे, कंपनी एक्ट भी लगेगा, आरबीआई का एक्ट भी लगेगा। अगर कोई कंपनी है तो उस कंपनी को बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मानना है। तो अपन बात कर रहे हैं कंपनी एक्ट किस किस पे लागू हो रहा है, तो ये लिस्ट आ गई 6। कंपनी, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन, कोई और कानून के तहत अगर कुछ और रजिस्टर्ड है तो वो, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नोटिफाइड कर रखी है। अब आ जाते हैं कंपनी के ब्रीफ इंट्रोडक्शन पे। तो ये कहानी हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कंपनी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन इनकॉर्पोरेट करी जाती है कंपनी एक्ट के अंदर तो उसको क्या मान लिया जाता है? कंपनी मान लिया जाता है। और फिर हमें एक डेफिनेशन इसके फीचर से बना लेते हैं कि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ, परपेचुअल सक्सेशन है इसके पास, कॉमन सील है इसके पास, और सेपरेट एंटिटी है विद आर्टिफिशियल बॉडी। अब कंपनीज को बांट लें, टाइप्स देख लेते हैं। तो लिमिटेड बाय शेयर्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो बताता है लायबिलिटी, लायबिलिटी क्लॉज होता है मेमोरेंडम के अंदर, और वो ये बोलता है, अब यहाँ पर आप लिख दो लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड बाय शेयर। तो जितना अनपेड शेयर का पैसा है बस वही आपकी लायबिलिटी मानी जाएगी। लिमिटेड बाय गारंटी, तो मेमोरेंडम में जब आप गारंटी मेंशन करो और शेयर होल्डर जो है वो गारंटी अंडरटेक करे, तो बाइंड अप के समय पर इनको अपनी गारंटीड अमाउंट का कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, और अपनी गारंटीड अमाउंट से आगे आप इनसे पैसा नहीं मांग सकते। अनलिमिटेड कंपनी ऐसी कंपनी जिसकी कोई लायबिलिटी की लिमिट ही नहीं है। यहाँ पर पर्सनल असेट्स भी आ जाएंगे। लायबिलिटी बस तब खत्म होगी जब आप मेंबर नहीं रहोगे। अब यहाँ पर जो आपने क्लासिफिकेशन किया वो लायबिलिटी के बेसिस पर किया। अब आप अगर यही मेंबर्स के बेसिस पर कर दो तो सबसे पहले बन जाएगी ओपीसी। जूम करके रखना, जहां पर एक ही पर्सन मेंबर है, मिनिमम पेड अप कैपिटल की ऐसी कोई लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है। बस मेमोरेंडम के अंदर आपको मेंबर के अलावा, उस वन पर्सन के अलावा एक नॉमिनी का नाम भी मेंशन करना पड़ेगा, ताकि जिस इंसान ने सब्सक्राइब किया अगर वो डेथ हो जाती है या इनकैपेसिटी में आ जाता है तो उसकी जगह पर जो नॉमिनी है वो मेंबर बनेगा। अच्छा, ओपीसी का जो नाम है, एट द टाइम चेंजिंग द नेम ऑफ नॉमिनी, तो आपको रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा कि भैया आप नॉमिनी का नाम चेंज कर रहे हैं। कंपनी की तरफ से नोटिस दिया जाएगा और कंपनी इंटीमेट करेगी रजिस्ट्रार को। अच्छा, एक पर्सन से ज्यादा ओपीसी नहीं बोल सकते आप। एक इंसान है तो एक ओपीसी चलाएगा, एक ओपीसी से ज्यादा नहीं चलाएगा। और मेजर बात, माइनर मेंबर नहीं बन सकता, पर माइनर चाहे तो नॉमिनी जरूर बन सकता है। और वन पर्सन कंपनी को आप सामाजिक विकास के लिए, चैरिटी पर्पस के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं चला सकते। आप सेक्शन 8 कंपनी नहीं चला पाओगे। आपको प्राइवेट लिमिटेड के तौर से रजिस्टर्ड होकर वन पर्सन कंपनी चलानी है। और अगर आप आगे आते हो फिर आपकी कैपिटल लिमिट आगे आती है, क्रॉस होती है, सेल्स क्रॉस होती है, टर्नओवर क्रॉस होता है, तो फिर आप प्राइवेट लिमिटेड की तरफ जाओ या पब्लिक लिमिटेड की तरफ। ओपीसी है तो ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड में ही चलेगी, सेक्शन 8 नहीं बन सकती। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का काम भी नहीं कर सकती। ऐसी कंपनियां जो बैंकिंग का काम नहीं करती पर फाइनेंस का काम करती है, ऐसी कंपनी की तरह भी आप इसको चला नहीं सकते। और यहाँ पर एक ही मेंबर होगा और एक ही डायरेक्टर होगा। फिर हमने पढ़ा था सर, जहाँ 2 मेंबर कम से कम हो और मैक्सिमम 200 मेंबर हो, वहां पर हम उसको प्राइवेट कंपनी कहते हैं। पेड अप कैपिटल की एज पर कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। बस ये है कि ओपीसी में 1 मेंबर होता है, यहाँ पर 2 मेंबर है, तो ये प्राइवेट लिमिटेड की तरह चलेगी। कहने को ओपीसी भी प्राइवेट है पर वहां पर मेंबर अकेला है, सिंगल है, इसलिए 1 पर्सन कंपनी बुला रहा है। यहाँ मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, जिसमें हमें प्रेजेंट एम्प्लॉय कम मेंबर्स को एक्सक्लूड करना, और जो पहले से हमारे एम्प्लॉय थे, एक्स एम्प्लॉय थे, कम मेंबर थे, उनको एक्सक्लूड करना। यहाँ पर आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, शेयर ट्रांसफर आपका रेस्ट्रिक्टेड रहता है। और स्मॉल कंपनी जो है वो भी प्राइवेट कंपनी की तरह काम करती है।
आगे देखेंगे हम, ये भी एक टाइप। और पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते, इनविटेशन अलाउड नहीं है टू सब्सक्राइब द शेयर। और ओपीसी जो है वो भी प्राइवेट कंपनी की तरह बनी। अब इन दोनों के अलावा जो बचा वो पब्लिक कंपनी। 7 से ज्यादा लोग चाहिए कंपनी बनाने के लिए, मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकते हैं। और साथ ही साथ शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है, जितनी बार खरीदना है खरीदो, जितनी बार बेचना है बेचो, कोई पेड अप रिक्वायरमेंट नहीं है। और सब्सिडरी अगर कोई है प्राइवेट कंपनी तो वो भी पब्लिक कंपनी ही मानी जाएगी। अगर सब्सिडरी कोई पब्लिक कंपनी की तो वो पब्लिक कंपनी ही मानी जाएगी। कंट्रोल के बेसिस पर भी हमने पढ़ा था, होल्डिंग होता है और सब्सिडरी होता है। कोई ऐसी कंपनी जो एक या एक से ज्यादा कंपनी में कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, जिसका रिश्ता है, तो वो होल्डिंग है। कंट्रोल जो है वो यानी कि बोर्ड ऑफ कंपोजिशन का कंट्रोल, या फिर 1/2, आधा, हाफ टोटल वोटिंग पावर का 50% आपके अंडर कंट्रोल चल रहा है। या फिर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन संभाल रहे हो कि ये कौन बैठेगा कहाँ बैठेगा, तो फिर आप जो हो जिसके कंट्रोलिंग में है वो है होल्डिंग, और जिसको कंट्रोल कर रहे हो आप वो कहलाएगी सब्सिडी। पर डेफिनेशन जो है वो किस में क्लेरिफाई होती है, सब्सिडरी में क्लेरिफाई होती है, होल्डिंग में नहीं होती। सब्सिडरी के लिए बोला गया है कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसको होल्डिंग कंपनी जो है वो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन कंट्रोल करे कि भैया कौन कौन बैठेगा, कैसे चलेगा बोर्ड, या फिर वोटिंग पावर का, टोटल वोटिंग पावर का 1/2, आधा कंट्रोल किसके पास हो, होल्डिंग के पास हो, तो फिर आपकी कंपनी को क्या दर्जा मिलेगा, सब्सिडी। और एक चीज जो बता रखी है वो ये, आप सब्सिडरी की लेयर नहीं चला सकते कि ये होल्डिंग है, ये सब्सिडरी, फिर ये होल्डिंग है, फिर ये सब्सिडरी, फिर इस तरीके से नहीं चला सकते। टैक्स एविजन करने की कोशिश ना करें, है ना, गलत इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। मल्टीपल लेयर यहाँ पर आप नहीं चला सकते हो। पर होल्डिंग सब्सिडरी के बाद एक नया रिश्ता और बना, एसोसिएट का। सारा खेल इस वोटिंग पावर का ही। अगर कोई कंपनी किसी कंपनी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है, ये शब्द जरूरी है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, मतलब टोटल वोटिंग पावर का 20%, कितना परसेंट, 20%, तो फिर वहां पर एसोसिएट कंपनी का रिश्ता बनेगा, वहां होल्डिंग सब्सिडरी नहीं बनेगा। अगर सब्सिडरी बनाना है तो टोटल वोटिंग पावर का आधा, 1/2 चाहिए। मोटा माटी देखे तो 50% हो गया, है ना, अगर परसेंटेज पे बोले। अब यही अंतर है, देखो सब्सिडरी में फ्रैक्शंस बताए गए कि 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, और एसोसिएट में क्या बोला, नॉट मोर देन 20, एटलीस्ट 20%। भैया 20% तो वोटिंग पावर का, तो मतलब जो 20 से 50 के दायरे में आ गया वो एसोसिएट बन जाएगा, जो 50 के ऊपर जाके चल गया तो होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता बन जाएगा। अच्छा, ज्वाइंट वेंचर किसको बुलाते हैं, तो जहां ज्वाइंट अरेंजमेंट होते हैं, नेट असेट्स जो है उनको किस तरीके से अरेंज किया जाता है, ज्वाइंट कंट्रोल के लिए अरेंज किया जाता है। अब यहाँ पर टोटल वोटिंग पावर का मतलब सिंपल सा है, देखो कि मीटिंग में जब भी वोटिंग होती है ऑन द मैटर ऑफ पोल, तो वहां पर जो राइट टू वोट करने वाले लोग जो प्रेजेंट है उन्हीं को सम टोटल कर लेंगे तो टोटल पावर निकल के आ जाएगी। कैपिटल के बेसिस पर बात करेंगे, कैपिटल मार्केट में एक्सेस है कि नहीं। अगर आप बाजार से पैसा उठा रहे हो, इक्विटी शेयर कैपिटल रेस कर रहे हो आप, यानी आप कैपिटल रेस कर सकते हो बाजार से, शेयर मार्केट में आपका नाम लिस्ट में है। अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज खोले तो आपकी कंपनी का नाम उस लिस्ट में है, तो आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी। भारत में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर अगर आपका शेयर मार्केट में नाम है और आपके शेयर खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं बाजार के अंदर, तो आपकी कंपनी को क्या बुलाया जाएगा, लिस्टेड कंपनी। अगर आप लिस्टेड हो तो अब आपको सेबी का काम भी फॉलो करना है, सेबी की रूल भी फॉलो करनी पड़ेगी। सेबी बताएगा लिस्टेड कंपनी के लिए क्या क्या प्रावधान, और जो लिस्टेड नहीं है, अदर देन लिस्टेड कंपनी, उनको हम अनलिस्टेड के नाम से बुलाएंगे। इसके अलावा कुछ और कंपनीज भी बनती है, जैसे कि गवर्नमेंट कंपनी, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों का कॉम्बिनेशन, बट शेयर होल्डिंग 51% से ज्यादा होनी चाहिए। 50% नहीं, 51% से ज्यादा होगी तो फिर हम ऐसी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बुलाते हैं। आम जनता इसको पीएसयू भी बुलाती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, भारत सरकार का या राज्य सरकार का उपक्रम। यहाँ पर जब पेड अप शेयर कैपिटल की आप बात कर रहे हो तो आपको टोटल वोटिंग पावर से ही जनरेट करना, और जहाँ डिफरेंशियल शेयर राइट्स अगर इशू है तो वो भी।
और जैसे पब्लिक कंपनी के लिए कंडीशन पड़ी थी कि कोई प्राइवेट लिमिटेड अगर सब्सिडरी में है तो उसको पब्लिक माना जाए, सेम ऐसे ही अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी में है तो उसको गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा। अब स्मॉल कंपनी जो हमने प्राइवेट में पढ़ा था, तो यहाँ पर स्मॉल कंपनी का मतलब है जिसकी पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से कम हो, और अपर कैप लिमिट अभी 10 करोड़ है, पर अभी के लिए तो कितनी रख रखी है, 4 करोड़। या फिर यूं कहें कि जिसका टर्नओवर 40 करोड़ से कम, मैक्सिमम कैप लिमिट में से 100 करोड़ की बनाई थी, पर अभी के लिए रेट कितनी रख रखी है, 40। यानी जिसका पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 40 करोड़ से कम हो पिछले साल, ऐसी कंपनी को, ऐसी प्राइवेट कंपनी को हम क्या नाम देते हैं, स्मॉल कंपनी नाम लेते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 85 के अंदर इसके बारे में बता रखा है। पर एक बात ध्यान रखनी, ना तो होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता होना चाहिए, ना बॉडी कॉर्पोरेट स्पेशल एक्ट में बनी होनी चाहिए, और ना सेक्शन 8 कंपनी होनी चाहिए, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, होल्डिंग सब्सिडरी नहीं होगी, और कानून इसके लिए अलग से, जैसे LIC के लिए अलग से कानून है, तो LIC कॉर्पोरेशन का जो एक्ट है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट, उसके तहत LIC बनाया गया और फिर LIC कंपनी के रूप में आ गया। पर आप LIC को इस दर्जे में नहीं ला पाओगे, क्यों, क्योंकि स्पेशल एक्ट से गवर्न हो रही। तो स्मॉल कंपनी की 2 कंडीशन है, पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से नीचे और टर्नओवर 40 करोड़ से नीचे। वैसे कैप लिमिट क्या है, पेड अप की 10 करोड़ है और टर्नओवर की 100 करोड़। और कौन कौन सी कंपनी स्मॉल नहीं बन सकती, सेक्शन 8 नहीं बन सकती, होल्डिंग सब्सिडरी नहीं बन सकती, और कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो स्पेशल एक्ट से गवर्न हो सकती है वो नहीं बन सकती। फिर हम पढ़ते हैं फॉरेन कंपनी के बारे में। तो ऐसी कंपनी जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस तो इंडिया में है पर उसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया में नहीं है, तो ऐसी कंपनी को हम क्या बुलाते हैं, फॉरेन कंपनी। यानी कि जिसका इनकॉर्पोरेशन तो इंडिया से बाहर है पर प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। क्या फेसबुक इंडिया में कारोबार करता है, करता है। क्या फेसबुक इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुआ है, नहीं हुआ है, तो फेसबुक को क्या माना जाएगा, फॉरेन कंपनी। मतलब जिसकी बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में कंडक्ट हो रही हो पर रजिस्ट्रेशन इंडिया में नहीं है। फिर जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ सेक्शन 8, ये कौन सी कंपनी है भैया, तो इस कंपनी का मतलब ये है कोई भी ऐसी कंपनी जो सोशल ऑब्जेक्ट्स को फुलफिल करने के लिए बनाई गई, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, रिलीजन, चैरिटी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, स्पोर्ट्स, इन पर्पस को ध्यान में रखकर अगर कोई कंपनी बने। हर कंपनी ने, आपने देखा होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हर कंपनी जो है वो एक फाउंडेशन चला रही है। जैसे रिलायंस कंपनी ने एक फाउंडेशन चला रखी है, रिलायंस फाउंडेशन, जिसमें वो समाज सेवा कर रहे हैं। HCL के मालिक ने चला रखी है, शिव नडार ने, नडार फाउंडेशन। टाटा ने फाउंडेशन चला रखी है, जिनमें वो प्रमोट कर रहे हैं चीजों को। यहाँ पर प्रॉफिट होता है तो भी डिविडेंड की तरह शेयर होल्डर में बांटा नहीं जाता। इनका एक ही मोटिव है, ऑब्जेक्ट को, जो भी इनका ऑब्जेक्टिव है उसको प्रमोट करना, बस, सिंपल। फिर ये ना तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करते हैं ना लिमिटेड वर्ड यूज करते हैं, और इनको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है स्पेशल, तब जाकर ये सेक्शन 8 की तरह काम करते हैं। इनको जब नोटिस देना होता है, प्रिविलेजेस पूरी वैसी है जैसे प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी की है, पर यह है कि जैसे जनरल मीटिंग की बात करें तो इनको 14 दिन में नोटिस देना पड़ेगा, पब्लिक लिमिटेड को 21 दिन में देना पड़ेगा। ऐसे आप बात करो तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो कंडीशन है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होती। ऐसे कंपनी और है जिसका नाम है निधि कंपनी। निधि कंपनी को म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी की तरह आप देख सकते हो, ये इसका दूसरा नाम क्या है। आपने हेरा फेरी भी देखी होगी, फिर हेरा फेरी भी देखी होगी, किस दिन में पैसा डबल, तो वो निधि कंपनी की तरह काम कर रहे हैं, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। सरकार, केंद्र सरकार ऑफिशियल गैजेट में छाप के ऐसी कंपनीज को मार्क कर सकती है जो किसकी तरह काम करेंगी, निधि कंपनीज की तरह काम करेंगी। फिर आती है डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी का मतलब यह है कि आपके पास आज कोई असेट तो है, आपके पास कोई बिजनेस आइडिया तो है, आप ये चाह रहे हो कि बिजनेस आइडिया या ये जो असेट है, ये पेटेंट है या कोई कॉपीराइट है आपके पास, या कोई भी तरीके की असेट है जो बिजनेस आगे आप कंपनी के तौर से चलाना चाह रहे हो, पर अभी के लिए आप इस कंपनी को चला नहीं सकते, पर आप कंपनी बना के तो रखना चाहते हो।
तो फिर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं डोरमेंट कंपनी के स्टेटस के लिए। क्या कोई ऐसा भी हो सकता है क्या सर कि कोई चलती हुई कंपनी डोरमेंट स्टेटस में आ जाए? ऐसा भी हो सकता है। उसके लिए कंडीशन कहती है कि या भाई पहली चीज तो मैंने क्या कही, आपने फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी रजिस्टर्ड करवाई। आप अभी काम नहीं कर रहे, आपने फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए आज कंपनी रजिस्टर्ड करवा ली, भैया 3 साल बाद काम करेंगे, तो आप डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेके बैठे हुए। पर अगर आपके सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, खाते में लेन देन नहीं हो रहा, और आप एनुअल रिटर्न भरने में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल करने में डिले कर जाते हो, पिछले 2-3 साल के आपने भरे ही नहीं अभी तक, तो फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आपको डोरमेंट का स्टेटस दे देगी। एक तरीके से आप ये कह सकते हो इनएक्टिव कंपनी भी डोरमेंट ही है, जो बिजनेस एक्टिविटी कैरी नहीं कर रही, जिसके पिछले 2 साल में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ही नहीं है, खाते में लेन देन ही नहीं दिख रहा, और जिसने पिछले 2 साल में एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल ही नहीं करे रजिस्ट्रार के पास, तो ऐसी कंपनी को भी डोरमेंट का स्टेटस मिल जाए। आप शुरुआत करते हैं वापस से, आप फ्यूचर प्रोजेक्ट करना चाह रहे हो, या आप कोई इंटेंजिबल प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहते हो, असेट होल्ड करना चाहते हो, बाद में आप कारोबार करना चाहते हो, तो आप डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकते हो। पर कोई ऐसी कंपनी जो पहले से रनिंग में है, एक्टिव है, पर उसके पास पिछले 2 साल में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है, जिसने पिछले 2 साल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की है, वो कंपनी भी इनएक्टिव कंपनी है, उसको भी डोरमेंट का स्टेटस मिलेगा। अब ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, ये बार बार जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, इसको किस तरीके से देखा जाए? भाई जैसे एसोसिएट कंपनी में जब हमने कहा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो हमने इसका मतलब क्या समझा, 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर एटलीस्ट। तो यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का मतलब ये है कि जो आपने रजिस्ट्रार को पैसे वैसे दिए, उसको छोड़कर आपका कोई और लेन देन हो, आपने रजिस्ट्रार को जो फीस भरी, किसी और कानून के तहत आपने कोई पेमेंट किया फुलफिलमेंट करने के लिए, या फिर शेयर अलॉटमेंट करने के लिए आपका खर्चा हुआ, ऑफिस मेंटेन करने का खर्चा हुआ, रिकॉर्ड मेंटेन करने का खर्चा हुआ, इनको छोड़ के, इन 4 चीजों को छोड़ के जो बच गया, वो क्या माना जाएगा? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। और उनसे 4 खर्चे हटाने, रजिस्ट्रार को कोई पैसा दिया हो, किसी और एक्ट में कोई कंडीशन फुलफिल हो रही है, उसके लिए आपने कोई पैसा फीस भरी हो, शेयर अलॉटमेंट के खर्चे, या फिर ऑफिस और रिकॉर्ड मेंटेन करने के खर्चे, इन चारों को छोड़कर और ट्रांजेक्शन जो होते हैं उनको बुलाते हैं सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब आ गया कंपनी का इनकॉर्पोरेशन। तो जब भी हमें कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करना होता है, तो हमें 2 चीजें फाइल करनी है, 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हमें फाइल करने हैं, एक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टोटल 6 क्लॉज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नेम क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, स्टेट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, सब्सक्राइबर क्लॉज, और एक बाकी रह गया, और 5 ही होते, 6 नहीं होते मेरे हिसाब से, मैं एक ज्यादा बोल गया, खामोश। नेम क्लॉज, जिस नाम से आपकी कंपनी आप रजिस्टर्ड करना चाहते हो, वो नाम आपको किस में लिखना पड़ता है? नेम क्लॉज में लिखना पड़ता है। क्या नाम बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है। इसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, यानी जब एनुअल जनरल मीटिंग होगी, या फिर यूं कहें कि जब जनरल मीटिंग होगी, तो जो शेयर होल्डर्स बैठे हुए हैं वो 3/4 मेजोरिटी में होने चाहिए। मोटा माटी अगर हम परसेंटेज में बोले तो हम ये कह सकते हैं कि 75% मेजोरिटी होनी चाहिए, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। पर कानून ने कहीं परसेंटेज का जिक्र नहीं किया। कानून क्या कहता है? मेजोरिटी शुड बी 3/4 इन कंपैरिजन टू माइनॉरिटी। जिन लोगों ने फेवर में वोट किया है कास्ट, वो लोग 3/4 होने चाहिए। किससे ज्यादा होने चाहिए? 3/4 ज्यादा जिन लोगों ने अगेंस्ट में वोट कास्ट किया। और स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ साथ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो आपको एक नया सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, आपकी कंपनी का नाम चेंज हो जाएगा। डोमिसाइल क्लॉज, ये आपका रजिस्टर्ड ऑफिस किस स्टेट में है ये आपको बताना देता है। और जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको पूरा पता रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है कि भैया ये हमारा हेड ऑफिस की तरह काम करेगा। अगर इसमें चेंज करना हो, तो इसमें चेंज करने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत पड़ सकती है,
अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर ले रहे हो, भाई पहले मेरी कंपनी का हेड ऑफिस राजस्थान में था, अब हम हमारी कंपनी का हेड ऑफिस गुजरात शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर स्टेट चेंज होगी। इस केस में हमें किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और फिर क्षमा चाहेंगे, उसके बाद फिर रजिस्ट्रार आपको एक नया सर्टिफिकेट दे देगा जिसमें आपका स्टेट चेंज हो जाएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण क्लॉज है वो है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में 3 ऑब्जेक्ट होते हैं, मेन ऑब्जेक्ट, एंसिलरी ऑब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट। ये बताता है कि कंपनी क्या काम करेगी, किन मकसद के लिए, किन ऑब्जेक्ट्स के लिए कंपनी फॉर्म करेगी। इस चीज से ही शेयर होल्डर, क्रेडिटर और बाकी जो लोग कंपनी से डील कर रहे हैं वो ये जान पाते हैं कि कंपनी किस लिए बनाई गई है, कंपनी का मकसद क्या है। अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हो तो पहला तो एसआर पास करो, पर यहाँ कंडीशन है, पोस्टल बैलेट से एसआर पास करना पड़ेगा, ठप्पा वाला सिस्टम, पेपर पे ठप्पा लग के वोटिंग हुई तब जाके ऑब्जेक्ट चेंज होंगे। दूसरा, न्यूज़पेपर में पब्लिश करना पड़ेगा। और फिर तीसरा, मंजूरी लेनी पड़ेगी, और ऐसे शेयर होल्डर जिनकी मंजूरी नहीं है उनको एग्जिट का रास्ता भी बता सकते हो कि भैया जो जाना चाहे वो जा सकता है। क्योंकि देखो कंपनी काम करने का तरीके बदल रही है वो अलग बात है, या तो जो काम कर रही थी वो ही बदल रही है। भाई पहले मेरा काम स्टेशनरी का था, अब मैं स्टेशनरी का काम बंद करके कपड़े का काम शुरू कर रहा हूँ। हो सकता है मेरे शेयर होल्डर राजी ना हो, तो जो राजी ना हो उनको वापस भेजा जा सकता है, भैया पैसा लीजिए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, इसके बाद इसके ऑब्जेक्ट क्लोज के बाहर अगर आप कोई काम करोगे तो वो अल्ट्रा वायरस माना जाए। ये चीज कंसेप्ट क्या कहती है? अल्ट्रा वायरस कंसेप्ट तो वैसे ये कहता है कि मेमोरेंडम के दायरे में काम करना है। मेमोरेंडम कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि आपको इस दायरे में ही काम करना है, इसके बाहर आप काम नहीं कर सकते। इसके अंदर काम करोगे तो इंट्रा वायरस है, वैलिड है, इसके बाहर चल जाओगे तो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा, वो फिर लीगल बाइंडिंग इम्पैक्ट नहीं रखेगा। फिर इसके बाद आ गया लायबिलिटी क्लॉज, जिसमें अभी हमने थोड़ी देर पहले कंपनी का क्लासिफिकेशन किया, लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी है, शेयर कैपिटल है कि नहीं है। शेयर कैपिटल है तो कितने नंबर के शेयर, कितने नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइबर जो है वो लेना चाह रहे हैं। सब्सक्राइबर का मतलब ये है कि जो लोग मेमोरेंडम को साइन करते हैं वो लोग सब्सक्राइबर कहलाते हैं। शेयर होल्डर ही होंगे एक तरीके से, पर क्योंकि साइन कर रहे हैं तो मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर रहे हैं कि हाँ भैया मैं इस कंपनी का मालिक बनने को तैयार हूँ। इसमें अगर आप अल्टरेशन करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको उन लोगों से बात करनी पड़ेगी जिनको पार्टिसिपेट करने का अधिकार है एज अ मेंबर, जो डिविजिबल प्रॉफिट घर लेके जाते हैं, जिनको डिविडेंड मिलता है। उनके अलावा किसी लोगों की जरूरत नहीं, उनसे आप बात कर लो अल्टरेशन करना है कि नहीं करना है। और कंपनी अगर लिमिटेड बाय गारंटी है और उसके पास शेयर कैपिटल नहीं है तो उनको उन लोगों से बात करनी है जिसको प्रॉफिट बढ़ता है, अदरवाइज वॉइड हो जाए। और इसके बाद आखिरी है सब्सक्रिप्शन क्लॉज, जो कहता है वो 7 लोग कम से कम जो चाहिए मेंबर बनने के लिए, वो 7 लोग इस मेमोरेंडम को साइन करेंगे और फिर किसके पास फाइल करेंगे? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइल। इसके बाद आगे बात करें तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आ जाता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसके लिए रेगुलेशन बताता है। डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होंगे, डायरेक्टर्स का रोटेशन कैसे होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन कौन होंगे, मैनेजमेंट काम कैसे करेंगे, मैनेजमेंट के रूल्स क्या रहेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट, एक तरीके से क्या कह सकते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट। अब अगर आर्टिकल को चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले एसआर पास करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हो तो वो जो 4 रेस्ट्रिक्शन क्लॉज है वो हटेंगे, और अगर पब्लिक से प्राइवेट बनाना चाहते हो तो वो 4 रेस्ट्रिक्शन क्लॉज आपको लाने पड़ेंगे। और इसके अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कंडीशन जो है फुलफिल करनी है, अप्रूवल लेके आनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टरेशन करके सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेके 15 दिन में आरओसी के पास चल जाओ। एक बार रजिस्टर्ड हो जाएगा तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वैलिड मान लिया जाएगा जैसे कि ओरिजिनली कंटेंट। अब कंपनी बनाते कैसे हैं सर? तो सबसे पहले नेम क्लॉज के लिए नाम रिजर्व करना पड़ता है। उसके लिए हमें ई एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है आरओसी के पास कि भैया हमें नाम रिजर्व करना है। हम फॉर्म वॉर्म भेजते हैं, अब वो मॉड्यूल में हमें चेक करना पड़ेगा एग्जैक्ट फॉर्म नंबर क्या है, फॉर्म नंबर भेजेंगे, फीस जमा करवाएंगे, 6 नाम भेजे जाते हैं,
आपकी तरफ से 6 नाम भेज दो, जो अवेलेबल नाम होगा आरओसी बता देगा, नहीं है तो दोबारा अप्लाई करो फिर फॉर्म के लिए। तो पहले नाम चूज होता है, नाम सेलेक्ट होने के बाद फिर उसके लिए डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम, और इनको ई फाइलिंग ई स्टैंपिंग करके हम रजिस्ट्रार को जमा करवा देते हैं। फिर जो भी कंपनी के डायरेक्टर बनना चाह रहे हैं उनकी एक रिटन कंसेंट जाती है, डायरेक्टर का स्टेटमेंट फाइल होता है कि हाँ भैया मैं इस कंपनी का डायरेक्टर बनने का तैयार हूँ और मैं क्वालिफिकेशन शेयर के नाम पर मिनिमम शेयर्स के नाम पे इतने शेयर इस कंपनी के उठाऊंगा, और ये चीज भी इलेक्ट्रॉनिकली आपको सबमिट करनी है। इसको कहते हैं एक तरीके से हम स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, स्टैच्यूरी डिक्लेरेशन, कंपलसरी डिक्लेरेशन से कानूनी रूप से डायरेक्टर्स को देनी पड़ेगी। जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा उसको भी अपना स्टैच्यूरी डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, रिटन कंसेंट देना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट जमा हो गए, फीस पेमेंट कर दो, आरओसी सेटिस्फाइड होगा तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा डिजिटली साइड। और बस इसके बाद क्या करना है, स्टेट क्लॉज में जिस स्टेट का नाम लिखा था वहां पे आपका जो मेन पता है